कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कमांडर होते हैं। आपके प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया था, साथ साथ में वो क्या कर सकते हैं, जजेस को भी वो अपॉइंट करते हैं। बिना उनके सिग्नेचर, बिना उनके एसेंट, बिना उनकी मंजूरी के कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कुछ भी लॉ ऑर्डर कुछ लागू नहीं। 5 साल का टेन्योर था, 5 साल पूरे हो गए तो अब सीट वेकेंट है, खाली हो गई है सीट, ठीक है, या फिर क्या हो, या फिर वो रिजाइन कर दे। जय हिंद एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सीरियस एफकट पर जीत चैनल पर, साथ साथ में केसरी बैच में। केसरी बैच जिसके थ्रू अपना सीडीएस 1 2026 का अटेम्प्ट सक्सेसफुल बना सकते हो, कंप्लीट अपना जीएटी, इंग्लिश और साथ साथ मैथ्स का सिलेबस पूरा करके। यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर रही होंगी कंप्लीट जीएटी में, जिसमें कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटी वाला सेगमेंट। और पॉलिटी में आज हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट को समझने के लिए, तो इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से समझना। हम कोशिश करेंगे कि हम इस एक वीडियो के थ्रू पूरा प्रेसिडेंट कंप्लीट करें और साथ साथ में लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट हैं कौन, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन क्या होती है, वो किस पोजिशन पे आते हैं, मतलब उनका जो ओहदा है वो क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो वो हमारे स्टेट के हेड होते हैं, यानी कि ही और शी इज द हेड ऑफ द स्टेट यानी कि यहाँ पे कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी प्रेसिडेंट होगा वो कंट्री का यानी इंडिया का फर्स्ट सिटीजन भी कहलाएगा, ठीक है, पहला सिटीजन। और अगर और कॉन्स्टिट्यूशन में गहराई से समझें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कमांडर होते हैं, किसके, वो कमांडर होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, यानी कि प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इनके पास पावर होती है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की, और साथ साथ में यूनियन मिनिस्टर्स, मतलब बाकी जो काउंसिल होती है उसको भी अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट ही नहीं करते, उनको डिसमिस भी कर सकते हैं। डिसमिस का क्या मतलब है कि उनको रिमूव करना, ठीक है। अब उनको रिमूव भी ये कर सकते हैं। अब रिमूव करने का मतलब कब रिमूव करेंगे, अपनी मनमर्जी से रिमूव नहीं करते हैं, लोकसभा में जब उनकी मेजॉरिटी नहीं होती, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हो जाता है। अभी वो जब आपका पार्लियामेंट पढ़ेंगे या प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे तब उनको अच्छे से समझेंगे, नो कॉन्फिडेंस एंड एटसेट्रा। यहाँ पर वो सिंपल सी बात है कि जब वो अपनी मेजॉरिटी खो देते हैं, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर की पार्टी है, जब वो अपनी मेजॉरिटी खो देती है लोकसभा में, तब उनको डिसमिस या रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। और वो कौन करता है रिमूव, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रेसिडेंट की होती है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है वो एक फिगर हेड की तरह काम करते हैं, जो कि आपके नेशन की यूनिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। मतलब कि आपका नेशन जो है एज अ यूनिट उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ साथ वो उसके फिगर हेड कहीं या नॉमिनल हेड कहीं कि नाम के हेड आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर हम पूछेंगे कि आपकी कंट्री, जैसे हम क्लास का मॉनिटर होता है, राइट, कि ये क्लास का मॉनिटर ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है। आपको क्लास के बारे में कुछ भी शिकायत करनी है, मॉनिटर को बोल दो, मॉनिटर आगे पहुंचा देगा बात को, है ना। ऐसे ही होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। वो एक्चुअल में कुछ हैंडल नहीं कर रहे हैं, कंट्री में कुछ चला नहीं रहे हैं, वो कोई पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो कंट्री को रिप्रेजेंट जरूर कर रहे हैं, ठीक है। वो उसके हेड हैं, भले ही उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, उन्होंने कोई फॉर्मूला, कोई लॉज नहीं बनाए, कुछ नहीं ऐसा, ठीक है, बट स्टिल वो हमारे क्या है, एक फिगर हेड होते हैं। और साथ साथ क्या है, जो प्रेसिडेंट की पावर होती है वो लार्जली सेरेमोनियल होती है, विद द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, यानी प्राइम मिनिस्टर और उनके खास जो मित्र होते हैं, यानी कि यूनियन जो काउंसिल होती है, उनके पास होती है एक्चुअल पावर, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास सिर्फ नाम की पावर्स होती हैं, सेरेमोनियल पावर जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। एट द एंड जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनको हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, वो कौन होंगे कंट्री में, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट की इच्छा के बिना कुछ काम नहीं होता, प्रेसिडेंट के एसेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, प्रेसिडेंट की मंजूरी हर काम के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। वो कैसे कैसे काम होंगे, कैसे कैसे होगा, वो सब चीज़ें आगे देखेंगे, अभी इतना याद रखना। आगे नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू अपॉइंट द जजेस। अभी यहाँ पर अभी आपके प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया था, साथ साथ में वो क्या कर सकते हैं, जजेस को भी वो अपॉइंट करते हैं। किसके जजेस, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के जजेस। अब और साथ में एक काम और क्या है, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनको भी ये अपॉइंट करते हैं। तो अगर हम शॉर्ट लिखें कुछ, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपके पीएम एंड काउंसिल को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अपॉइंट के साथ साथ ये और भी क्या कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं उनको, है ना। तो अपॉइंट भी कर रहे हैं, डिसमिस भी कर रहे हैं, पहला काम उनको अपॉइंट करने का। दूसरा काम जजेस को अपॉइंट करने का,
ठीक है, कौन से जजेस? सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। फाइन। तीसरा, एक अपॉइंटमेंट और कर रहे हैं, किसकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं? गवर्नर्स। ठीक है, गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अगर अब साथ साथ आपसे पूछे कि इसके अलावा भी और कोई काम है, हाँ, ये हमारी स्टेट के क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सेरिमोनियल या फिर फिगर हेड होते हैं। ठीक है, सेरिमोनियल या फिर फिगर हेड, यानी कि ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कंट्री को। भी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने हैं एनफ है। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, क्या? ही और शी इज द कमांडर। ठीक है, किसके कमांडर है? कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। समझ रहे हो आप लोग? तो ये हो गए आपके अभी जो हमने पढ़ा उसका एक छोटा सा ग्लिम्स। ठीक है, कि प्रेसिडेंट क्या क्या कर रहे हैं। आगे, अब तक हमारे कौन कौन प्रेसिडेंट रह चुके हैं? ठीक है, अब तक सबसे पहली बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने थे? सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक का इनका टेन्योर रहा था। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस तरीके से पूरा आपका ये सीरीज आपको थोड़ा याद रखना है। देन जो अब आपके करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो अभी आपकी प्रेसिडेंट है करंट। इससे पहले कोई और फीमेल थी क्या जो प्रेसिडेंट बनी हुई है? कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि 2007 से 2012 का टेन्योर जिन्होंने सर्व किया। ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट जब सेंटर पर थी तब ये प्रेसिडेंट थी। ठीक है, इससे पहले हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अ वेरी प्रोमिनेंट प्रेसिडेंट। और उसके बाद भी काफी सारे जो है आपको याद रखना है। थोड़ा ऑर्डर आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, धीरे धीरे वैसे जब आप पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फर्स्ट पता होना चाहिए, सेकंड, लास्ट, और जैसे विमेन है, अगर कोई विमेन फर्स्ट टाइम बनी है तो उनके लिए भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट विमेन तो प्रतिभा पाटिल थी। अगर फर्स्ट ट्राइबल पर्सन की बात करें तो पहला ट्राइबल पर्सन कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये आपको थोड़ा ग्लिम्स की तरह याद रखनी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेंगे। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की बात कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है तो वो कौन से आर्टिकल में है, कौन सा आर्टिकल किस बारे में बात करता है, ये पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बोले कि आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 52। फिर आर्टिकल 53 क्या कह रहा है? एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है? आपने तय तो कर लिया कि मेरे को ये काम करवाने हैं देश में, है ना, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रेसिडेंट साइन करके देंगे। ठीक है, वो सारी पावर किसके पास रहेगी? एग्जीक्यूट वाली प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट को बोलना, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं प्रेसिडेंट को बोलूंगी कि जी आप ऐसा कर दीजिए, इसको साइन कीजिए, हमें ये काम करवाना है। तो आप जो प्रेसिडेंट है वो साइन करेंगे तब वो काम होगा। बिना उनके सिग्नेचर, बिना उनके एसेंट, बिना उनकी मंजूरी के कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कुछ भी लॉ ऑर्डर कुछ लागू नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 54, प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड। अच्छा, इलेक्शंस, तो अभी मैं इसको आपको समझा नहीं रही, बस आप इतना याद रखो कि आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन की। ठीक है, कि इलेक्शन कैसे होंगे प्रेसिडेंट के, कौन चुनेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, कि किस तरीके से होगा। ठीक है, सीक्रेट होगा, ओपन होगा, इलेक्शन कमीशन करवाएगा, या खुद ही पार्लियामेंट अंदर अंदर चूज कर लेगा, कैसे होगा, क्या मैनर होगा। ठीक है, आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट जो है वो 5 इयर्स के लिए अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे, यानी 5 साल तक एक प्रेसिडेंट रहेंगे, 5 साल के बाद जो है नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे उनके। ठीक है, आर्टिकल 57 अ पर्सन हु होल्ड्स, जो प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस तो लगेंगे और वो री इलेक्शन भी करा सकते हैं। री इलेक्शन का मतलब क्या है? कि एक ही प्रेसिडेंट दोबारा भी इलेक्ट किया जा सकता है, एलिजिबल होता है वो री इलेक्शन के लिए। अब आप ये मत सोचना कि ऐसा तो होता ही होगा, ऑब्वियसली ऐसा थोड़ा ना कि एक बन गया तो कभी नहीं बनेगा, ऐसा प्रोविजन होता है। ठीक है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है। अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहां पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सेम इंसान एक बार प्रेसिडेंट बन चुका है तो दोबारा भी बन सकता है। ठीक है, आर्टिकल 58 क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितनी एज, ये सब चीजें। आर्टिकल 59 कंडीशंस क्या होंगी उनके ऑफिस की। आर्टिकल 60 ओथ। ठीक है, बाकी सब तो थोड़ा सा ऐसा ही है। आर्टिकल 60 में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा क्या होगा भाई, किस तरीके से प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगी उसकी अगर किसी प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो। आर्टिकल 62 यहाँ पर क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू द टर्म एंड वैकेंसी, कितने समय तक रहेंगे प्रेसिडेंट और उनकी वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी, वो अपनी पोस्ट को कैसे छोड़ेंगे, कैसे उनको हम हटा सकते हैं, वो सब चीजें आर्टिकल 62 में। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेना जरूर से। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, अगर हम बात करें कि किस तरीके से आप अपने प्रेसिडेंट को चुनोगे,
प्रेसिडेंट जो है उनको चुनने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। अब जैसे आप सिंपल से बोलेंगे कि आपको अपनी क्लास का मॉनिटर चुनना है, तो फिर आप सब लोग वोट करो, तो आप लोग वोटिंग करेंगे, 4 हमने कैंडिडेट खड़े किए, उनमें से कोई एक जीत जाएगा। ये तो था ओपन कि सब लोगों ने वोट किया। ऐसे ही देश में हम इलेक्शन जो देखते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को चूज करने के लिए या एक पार्टी को जिताने के लिए वोटिंग करते हैं और उनमें से कोई एक जीत के आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इलेक्टोरल कॉलेज बन रहा है, ठीक है, एक इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप में से लोग चुनेंगे प्रेसिडेंट को। इस ग्रुप में जो लोग आ रहे हैं ना, वो लोग चुनेंगे प्रेसिडेंट को। कौन आता है इस कॉलेज में, कह रहे हैं इसमें मेंबर्स आते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, ठीक है, ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स की होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके चुने हुए मेंबर, मतलब एक असेंबली के अंदर इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट को चुनने का अधिकार रखते हैं वो कौन है, वो है जिनको इलेक्शन के थ्रू चुना गया है। मतलब कि ये आपका इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है, इसमें लोकसभा के लोग आते हैं, इसमें राज्यसभा के लोग आते हैं, लोकसभा आ गई, राज्यसभा आ गई, साथ साथ में कौन आएंगे, साथ में आएंगे लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन से मेंबर, इलेक्टेड वाले, जिनको इलेक्शन के थ्रू लाया गया है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के भी आएंगे, ठीक है, कौन सी यूटीज के, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ये होता है आपका इलेक्टोरल कॉलेज। अगर इसको और अच्छे से हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो लोकसभा के सारे लोग, राज्यसभा के लोग, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुने हुए लोग इलेक्टेड वाले, साथ साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली किसमें है, लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली और पौंडीचेरी ही की यूटी में है, तो उनके भी लोग, ठीक है, कौन के, दिल्ली के और पौंडीचेरी के, ठीक है। देयरफॉर दोज नॉमिनेटेड टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी नॉट एलिजिबल टू वोट। यानी कि जो नॉमिनेटेड लोग हैं, ठीक है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा की बात करो, यहाँ पे अगर कोई नॉमिनेशन, यहाँ पे सब लोग कौन है, जो इलेक्टेड है, ठीक है, जो इलेक्टेड आए हैं सिर्फ वो ही प्रेसिडेंट को चुनने का हक रखेंगे। जो नॉमिनेट होके आए हैं उनको ये राइट नहीं होता, ठीक है, वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते। नॉमिनेटेड जो दोनों हाउस के नॉमिनेटेड लोग, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड लोग, यहाँ पर दिल्ली पौंडीचेरी वाले नॉमिनेटेड लोग वोट नहीं डालते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते। अगर आप पूछे क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि वोट डालेगा कौन, लेकिन वोट मिलेगा किसको, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, किसको प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, घुच-पुच, बहुत आसान है कि कौन है क्वालिफिकेशंस के लिए, कौन क्या क्या क्राइटेरिया है। पहली बात तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, एटलीस्ट 35 साल का होना चाहिए, 35 ईयर्स, मीट द क्वालिफिकेशंस टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, सेम, ठीक है, क्वालिफिकेशंस। नॉट होल्ड एनी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर, मतलब कोई और ऑफिस होल्ड ना करता हो गवर्नमेंट के अंडर, यानी कोई और गवर्नमेंट का वो ना हो, गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि कोई और जॉब ना हो उसके पास, ठीक है, सिंपल बात करें तो और कोई जॉब नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी बातें, उसको अगर प्रेसिडेंट बनना है तो सिटीजन हो इंडिया का, 35 साल का हो कम से कम, जो क्वालिफिकेशन लोकसभा के एमपीज के लिए होती है वही होनी चाहिए उनके लिए भी सेम, और कोई और ऑफिस होल्ड ना करता हो, यानी और कोई पोस्ट पे वो ना हो। ये होती हैं आपकी क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। कितनी सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, वैकेंसी। कह रहे हैं कि अगर वैकेंसी आ जाती है इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट तो वो कैसे आएगी, वैकेंसी यानी खाली कैसे होती है उनकी कुर्सी। उनकी कुर्सी खाली होती है ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, 5 साल का टेन्योर था, 5 साल पूरे हो गए तो सीट वेकेंट है, खाली हो गई है सीट, ठीक है। या फिर क्या हो, या फिर वो रिजाइन कर दे, खुद से रिजाइन कर दे, वॉलेंट्री रिजाइन कर दे, ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, उनको रिमूव कर दिया हो, इम्पीचमेंट मतलब रिमूव, ठीक है, उनके ऊपर जो है कुछ केस लगा हो, कोई भी चीज के थ्रू इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यानी कि या तो वो खुद से रिजाइन कर दें, या उनका टेन्योर पूरा हो चुका हो 5 साल का, या उनको इम्पीच किया गया हो, या फिर उनकी कोई डेथ हो गई हो, ठीक है, अनसर्टेन कंडीशन। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस ऑफ इलेक्शन, या फिर कुछ ऐसी चीज हमें पता चली हो ऐसी कि भाई वो तो 35 साल के थे ही नहीं, या वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं थे, या उनके पास तो और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी था, या फिर उनके पास लोकसभा वाली क्वालिफिकेशंस नहीं थी, तब भी उनको उनके इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा कि नहीं ये तो गलत ही इलेक्शन हो गए, ये हमने इनको चूज ही गलत कर लिया क्योंकि इनकी तो क्वालिफिकेशन ही पूरी नहीं थी, तब भी उनकी सीट वेकेंट कर दी जाती है, उनको
रिमूव किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स या वेज जिनके थ्रू प्रेसिडेंट की सीट खाली हो सकती है। अगर अब बात करें इम्पीचमेंट की, इम्पीच कैसे होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उनको रिमूव करना है तो क्या ऐसे रिमूव हो जाएंगे वो हैं? उनके खिलाफ किसी ने कोई भी एलिगेशन लगा दिया कि भाई प्रेसिडेंट तो ऐसे हैं वैसे हैं, कोई भी एलिगेशन लग गया तो क्या उनको रिमूव कर देना चाहिए? प्रेसिडेंट जो है वो हमारी कंट्री को बहुत मतलब अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी कंट्री के फिगर हेड हैं, सेरेमोनियल हेड हैं, फर्स्ट सिटीजन है कंट्री के, ठीक है। तो कहीं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेसिडेंट को ही चूज क्या बोले कि प्रेसिडेंट ही होते हैं जिनको कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या उनको ऐसे ही कोई भी एलिगेशन लगा के रिमूव कर देना सही होगा? इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन है तो उस पर ऐसे एलिगेशंस तो जो है वो नहीं होने चाहिए, मतलब सहन। तो यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट को रिमूव करना है ऑफिस से तो इम्पीचमेंट होगी। इम्पीचमेंट कब मानी जाएगी? जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर दे, फॉर द वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी हो और वो उस बात को ना माने, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट करें, उसको वॉयलेट करें, उनके प्रोविजंस को फॉलो ना करें, ओबे ना करें, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको मतलब या जो भी आपका पार्लियामेंट है वो उसको रिमूव करता है। लेकिन खास बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ने कि किन बातों को आप कहोगे कि ये वॉयलेशन है, क्या चीज होगी जिसकी वजह से वॉयलेट होगा। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या चीज है जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट होगा। तो हम सिंपल मान के चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो लिखा है वो उन्हें करना है, अगर उन्होंने वो नहीं किया तो वो वॉयलेशन माना जाएगा, ठीक है, सिंपल। ये होती है इम्पीचमेंट। फिर है पावर्स एंड फंक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई क्या पावर्स हैं, किस तरीके से वो क्या क्या कर सकते हैं, देश में उनकी क्या वो है, शक्तियां क्या है उनकी, ठीक है। तो पहली शक्तियां बात करें तो हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स की। एग्जीक्यूटिव पावर में उनकी कौन कौन सी पावर आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी देखा था कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, साथ ही साथ वो गवर्नर को भी अपॉइंट कर रहे थे, और वो चीफ जस्टिस यानी जजेस, ठीक है, चीफ जस्टिस और जजेस को भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, उनको भी वो अपॉइंट कर सकते हैं। CAG, इलेक्शन कमिश्नर्स, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन प्रेसिडेंट्स नेम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है प्रेसिडेंट्स नेम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कि मुझे अच्छा लग रहा है वो मुझे उसको बनाना है जज, मुझे इसको बनाना है चीफ जस्टिस, मुझे उसको ये, ऐसे नहीं, ठीक है। प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर और उनकी ग्रुप, उनका काउंसिल, ठीक है। तो वो उनकी एडवाइस पर, उनकी एड एंड एडवाइस पर वो काम करते हैं और आगे चूज करते हैं, ठीक है, मतलब आगे जो है अपॉइंट करते हैं, चूज नहीं अपॉइंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है? अपॉइंटमेंट्स। किन की अपॉइंटमेंट्स? प्राइम मिनिस्टर की, गवर्नर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, CAG की, इलेक्शन कमिश्नर्स की, जजेस की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी के जजेस, ठीक है। ये सब कुछ किसके नाम पे लिया जाता है? प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है, ठीक है बेटा। आगे आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव वर्ड किसके लिए यूज होता है? लॉ मेकिंग के लिए, है ना। तो लॉ से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई पावर है इनकी? हाँ, इनकी क्या पावर है? समन्स प्रोरोग्स द पार्लियामेंट। समन्स का मतलब होता है बुलाना पार्लियामेंट को कि भाई आ जाओ, सेशन शुरू हो गया है, ठीक है, कि आज से सेशन शुरू होता है, तो उसको प्रोरोग करते हैं ये, ठीक है, सॉरी उसको समन करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग करवाते हैं सेशन की, पार्लियामेंट के सेशन की। उसके अलावा प्रोरोग यानी कि एंडिंग, ठीक है, जब एक सेशन कंप्लीट होता है तो उस सेशन को प्रोरोग भी करवाते हैं प्रेसिडेंट। तो स्टार्टिंग भी वही कराते हैं और एंडिंग भी वही कराते हैं पार्लियामेंट के सेशन की। लोकसभा को डिसॉल्व भी वो कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व मतलब फिनिश, कि लोकसभा अब काम नहीं करेगी, लोकसभा खत्म हो गई, तो दोबारा से इलेक्शन होंगे और दोबारा से लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ऐसा कब करते हैं लोकसभा को डिसॉल्व? सोच सकते हो आप लोग, लोकसभा को तब डिसॉल्व करते हैं जब इलेक्शन में कुछ घपला हुआ हो, ठीक है, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी मेजोरिटी लूज कर गए हों, ऐसा, और कोई पार्टी पावर में ना आ पा रही हो, ऐसे केस में लोकसभा डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट को एड्रेस भी करते हैं, आर्टिकल 87 इस बात का जिक्र करता है, ठीक है। अब नॉमिनेट, अभी हमने देखा था कि इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट को चुनने के लिए वोटिंग नहीं करते, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे एक बात लिखी है कि लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर होते तो होंगे ना उसमें, वो नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं और वो कहाँ से आए हैं? वो नॉमिनेटेड मेंबर 12 मेंबर होते हैं राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको नॉमिनेट ही प्रेसिडेंट ने किया है। जिनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते थे लोकसभा में, जिसको 144th अमेंडमेंट से पहले तो होता था वो, लेकिन अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है, अब ऐसा नहीं रखा है कोई प्रोविजन। अब इसको याद रखना कि कौन सा अमेंडमेंट है जिसके थ्रू एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन लोकसभा से रिमूव हो गया है।
तो कौन सा अमेंडमेंट है? 104th अमेंडमेंट है, ठीक है। बहुत सारे अमेंडमेंट है, हमें सारे नहीं पढ़ने होते, हमें जो चैप्टर्स में आ रहे हैं वो साथ साथ पढ़ते जाना है, सिंपल, ठीक है। गिव्स एसेंट टू बिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट की मंजूरी, एसेंट या साइन कुछ भी कह लो, उसकी जरूरत होती है। तो प्रेसिडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि लोग अगर कोई भी पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो जब वो उसको पढ़ रहे हैं तो उसको साइन करेंगे, तभी वो बिल, जो आपका बिल है वो एक्ट बनेगा, तभी वो लागू होगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट उसे ध्यान से ना पढ़े या उसको कोई ऐसे ध्यान ना दे तो उसको कोई बेकार सा लॉ होगा तो उस पर भी साइन कर देंगे, इससे क्या होगा कि गलत लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो हो जाएगी। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है प्रेसिडेंट की, उनको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सारे लॉज उन्हीं के हाथ से होके गुजर रहे हैं, ठीक है। सारे लॉज पे वो ही साइन कर रहे हैं, उन्हें हर चीज़ का पता होता है। कैन रिटर्न द ऑर्डिनरी बिल्स। अब ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ये सब क्या होता है ये हम अगली जो लेक्चर होगी टाइप्स ऑफ बिल्स उसमें कवर करेंगे, बट अभी के लिए हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल होता है जनरल बिल, ठीक है, जिसमें कोई पैसे से रिलेटेड मैटर ना हो, वो ऑर्डिनरी बिल है। मनी बिल होता है जिसमें टैक्स वगैरह से रिलेटेड कोई मैटर होता है, ठीक है, सिंपल। तो कोई भी जो मनी बिल है उसको तो वो वापस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल है जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा कि ये कैसा बिल ले आए, जैसे कि अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो वीजी रामजी बिल है ना, वीजी रामजी बिल जो कि अभी अभी एक्ट बना है 21 दिसंबर को, है ना। 16 दिसंबर को उसको शिवराज चौहान जो हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर यूनियन के, उन्होंने प्रेजेंट किया था लोकसभा में। 18 दिसंबर को राज्यसभा ने उसको सिंपल मेजोरिटी से पास भी कर दिया और 21 दिसंबर को वो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया और वो भी एक लॉ जो है आपका एक्ट बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे बिल्स को एसेंट मिलती है प्रेसिडेंट की, तभी वो एक्ट बनता है, जैसे ये बना है ना। और किसी भी ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट वापस भेज सकते हैं कि नहीं ये बेकार है, इसको दोबारा से बनाओ, या ये अच्छे से आपने फॉर्मुलेट या पॉलिसी अच्छी नहीं बनाई है, इसको दोबारा से कंसिडर करो कि इसमें ये वाला प्रोविजन कैसे लिखा है, ठीक है। तो हर चीज जो है वो उसको ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल पावर, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पावर और फंक्शन पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट का, जिसमें हमने सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ी है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, दूसरी हमने पढ़ी है लेजिस्लेटिव पावर्स कि वो पार्लियामेंट में उनका क्या रोल है, बुलाना पार्लियामेंट को भेजना, लोकसभा को डिसॉल्व करना, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर चुनना। 104th अमेंडमेंट से 2 एंग्लो इंडियन वो हटा दिए लोकसभा से, नॉमिनेशन उनका पहले वो होते थे, वो भी प्रेसिडेंट करते थे। बिल को एक्ट बनाना, ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं, ये सब पावर उनकी है, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंशियल पावर्स, पैसे से रिलेटेड भी कोई पावर है क्या उनके पास? हाँ, मनी बिल जो है अगर आपको लेकर आना है, मनी बिल पार्लियामेंट में लेकर आना है, मतलब कोई टैक्स लगाना है, ठीक है, मतलब कोई टैक्स हटाना है, कोई चीज चेंज करनी है, पब्लिक पैसा यूज करना है यानी टैक्स का पैसा इस्तेमाल करना है, कहीं पे कुछ भी ऐसा करना है, यानी कि सरकार की एक तिजोरी है ना, उस तिजोरी में सारा पैसा रखा हुआ है, उस तिजोरी से कुछ भी पैसा निकालना है उसको मनी बिल में डाल देते हैं कि वो मनी बिल है, ठीक है। उस तिजोरी से कोई भी पैसा निकालना है तो वो प्रेसिडेंट से पूछे बिना आप वो बिल ला ही नहीं सकते। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि पहली बार लेकर आना लोकसभा में, तो आपको पहली बार अगर कोई बिल लेके आना है ना लोकसभा में, मनी बिल खासकर, तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना आप नहीं ला सकते हो, ठीक है। और इसी वजह से आप देखो जब वो उनकी रिकमेंडेशन की वजह से ही आ रहा है तो वो उसको वापस क्यों भेजेंगे? सिंपल सी बात है ना, वो ऑर्डिनरी बिल को तो वापस भेज रहे हैं लेकिन वो मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि वो रिकमेंडेशन ही थी उनकी, तभी तो वो लेकर आए थे लोकसभा में, ठीक है। तो मनी बिल्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस के बाद ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। कॉज यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, यूनियन बजट को पार्लियामेंट के सामने भी वो पेश करते हैं, ठीक है। अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट करते हैं कि कौन कौन लोग होंगे फाइनेंस कमीशन में, उसको भी वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें एड एंड एडवाइस से हो रही हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मेंबर्स जो है काउंसिल मिनिस्टर्स, उनका बहुत बड़ा रोल होता है प्रेसिडेंट के डिसीजन को हैंडल करने में या उनको वो चीज करवाने में, ठीक है। अभी के लिए आप याद रखना कि फाइनेंशियल पावर क्या है कि मनी बिल लोकसभा में उनकी रिकमेंडेशन के बिना नहीं आ सकता। दूसरा, यूनियन बजट भी वही ले करते हैं। तीसरा, फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जुडिशियल पावर्स। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये जुडिशियल पावर्स में इनके पास कुछ, हाँ, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्डन पावर्स जो कि आर्टिकल 72 में दी हुई है। तो जुडिशियल पावर्स क्या होती हैं कि कुछ ऐसी पावर जिसके थ्रू वो कुछ जुडिशरी से रिलेटेड काम कर रहे हो, कुछ न्याय से रिलेटेड, तो ऐसा वो क्या कर सकते हैं? पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन और कॉम्यूटेशन, ये सब जो पावर्स होती हैं इनको जुडिशियल पावर्स बोला जाता है प्रेसिडेंट के। अभी पावर क्या है, इन शब्द का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पार्डन का मतलब होता है किसी की सजा
किसी की कन्विक्शन हुई है, किसी को पकड़ा गया है, उसकी सजा को माफ करवाना है उसे कि भाई मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, वो ऐसे बोल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको माफ करे ना करे, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाए तो प्रेसिडेंट के हाथ में इतनी पावर होती है कि वो किसी की जो भी कन्विक्शन है उसको कंप्लीटली एब्जॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसको फ्री कर सकते हैं पनिशमेंट से कि चल ठीक है जा, बट ऐसा दोबारा मत करियो, ठीक है। तो यानी कि माफ करना, पार्डन करना, वो उनकी एक पावर है। किसी को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी बहुत अच्छी खासी 25 साल 30 साल कितने भी साल की, उसकी सजा को वो माफ कर सकते हैं कि जा ठीक है फ्री करता हूँ। लेकिन ऐसा जनरली बहुत इजीली नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है ये। दूसरा है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या है? टेम्पररी स्टे लगाना किसी के डेथ सेंटेंस पे, कि किसी को जो है सजाए मौत मिली थी लेकिन उस पर थोड़ा सा स्टे लगा दिया कि रुक जाओ, अभी इसके अगर मान लो 3 दिसंबर को सजा होने वाली थी, 3 दिसंबर को उसकी फांसी होने वाली थी, तो अगर प्रेसिडेंट उस पर रिप्राइव लगा देंगे तो उससे उसकी सजा थोड़ा टाइम के लिए रुक जाएगी। 3 दिसंबर से होके वो 3 फरवरी, 3 मार्च, 3 अप्रैल, 3 मई कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसको स्टे लगा दिया कि थोड़े टाइम तक रोकना। देन थर्ड इज रेस्पाइट। रेस्पाइट में क्या होता है? अवॉइडिंग अ लेसर पनिशमेंट, कि कोई किसी की ओल्ड एज है या कोई प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन है तो काफी स्पेशल केसेस में वो उनको रिप्राइव कर सकते हैं, सॉरी रिस्पाइट कर सकते हैं। रिस्पाइट का मतलब क्या है कि अच्छा आपने इसको 15 साल की सजा दी थी, चलो 15 से मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 10 साल की सजा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट जो है रिस्पाइट का पावर रखते हैं। इसमें वो क्या कर सकते हैं, जो भी पनिशमेंट है उसको थोड़ा सा लेस कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ओके, देन रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द नेचर। तो इसमें आपने क्या करा? ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा? ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। अच्छा, अब रेस्पाइट में आप थोड़ा सा नेचर भी चेंज करवा सकते हैं पनिशमेंट का। जैसे कि क्या? जैसे कि मान लो किसी को जो है बहुत ही बड़ी अच्छी खासी सजा मिली थी, उसका थोड़ा नंबर कम करा लिया, थोड़ी कम पनिशमेंट दे दो, इतने टफ ना दें, तो उस तरीके से वो थोड़ा हो सकता है। इसमें टेन्योर कम हो सकता है। लास्ट वाले में क्या है? कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन में क्या होता है? सब्सटीट्यूट, एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को दूसरी कोई हल्की पनिशमेंट देना। जैसे किसी को डेथ का मिला था सजा, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में दे दिया। मतलब क्या है? किसी को मौत की सजा मिली थी, उसको जीवन भर कारावास दे दिया कि आपको मौत की सजा मिली है, चलो हम आपको कॉम्यूटेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, आपको पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी। आपको मार तो नहीं रहे लेकिन पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, ठीक है, जिंदा तो रहोगे लेकिन जेल में जब तक। तो यहाँ पर ये जितनी भी आपकी 5 पावर्स है, ये सब क्या है? आपकी आर्टिकल 72 में दी गई प्रेसिडेंट को जुडिशियल पावर्स है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और दूसरा क्या है? रेमिशन, कॉम्यूटेशन। ये सभी आपकी पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं। देन इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं उनके पास कुछ इमरजेंसी पावर्स, जो कि आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप देखते हो नेशनल इमरजेंसी का, जो कि इंदिरा गांधी जी के समय पे लगा था। स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं, कि किसी एरिया में कोई स्टेट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, स्टेट के जो सीएम हैं या फिर जो भी लीडर्स हैं वो वहाँ पर अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है उस एरिया में, दंगे बढ़ रहे हैं और जो भी वहाँ के लीडर हैं वो प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी पूरी तरह फेल हो गई है। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं? प्रेसिडेंट्स रूल लगा देते हैं कि अब वहाँ पे जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो फंक्शन नहीं करेगी, वो रूल नहीं बनाएगी। अब जो यूनियन के रूल है, जो सेंटर के रूल है, वही वहाँ पर अप्लाई होंगे। दैट इज स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल। नेशनल इमरजेंसी वो डिक्लेयर करते हैं, ये तीनों इमरजेंसी वो डिक्लेयर करते हैं, कौन? प्रेसिडेंट। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दिया है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 जिसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको आर्टिकल 360 में लिखा हुआ है, ठीक है। देन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उनके पास। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ये एक लॉ ही होता है, ठीक है, एक लॉ होता है, बस इसको पार्लियामेंट में नहीं बनाया गया। पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ बनाना है, एक्ट बनाना है, तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, ठीक है, समय लगता है उसको बनाने में। लेकिन ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? ये तो भाई झटपट बन जाता है। आर्टिकल 123 में ये दिया हुआ है। ये कब इशू होता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन में होगी तभी तो वो डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, तभी तो वो कुछ लॉ बनाएगी काम का, है ना। लेकिन अगर पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं है, अगर पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं है तो लॉ कैसे बनेगा? और बहुत जरूरत है एक लॉ की, ठीक है, इमरजेंसी है भाई, बहुत जरूरत है किसी लॉ को बनाने की। कोई एक पर्टिकुलर लॉ है तो उसको कैसे बनाएं जब पार्लियामेंट ही नहीं है? तो आप एक काम करो, तो फिर प्रेसिडेंट को बोल दो, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास एक पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो कि आर्टिकल 123 में है। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो एक्ट की तरह ये काम करता है ऑर्डिनेंस भी।
प्रेसिडेंट जो है वो लिख के दे देते हैं कि भाई ये लॉ है, जो भी प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उनकी एड एंड एडवाइस पे ये लिख के दे देते हैं, ये लो जी बना दिया मैंने एक लॉ। अब ये उसकी उसी तरीके से काम करेगा जैसे एक एक्ट काम करता, सेम, कोई इसमें कम पावर नहीं होती, फुल पावर होती है, ठीक है। तो सेम फोर्स होती है जैसे एक एक्ट की होगी, लेकिन इसको अप्रूव करवाना बहुत जरूरी है 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली में। मतलब जब वापस से सेशन में आएगी पार्लियामेंट, वापस से लोकसभा राज्यसभा बैठेंगी, उसके 6 वीक के अंदर अंदर इसको अप्रूव करवा लेना, जो भी ये लॉ बनाया था, ठीक है। किसी भी चीज से रिलेटेड लॉ था, एजुकेशन से था, मनी से था, या जो भी चीज से रिलेटेड ये आपका बिल था, ऑर्डिनेंस था, उसको आपको अप्रूव कराना है विद इन 6 वीक्स ऑफ द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, जब तक पार्लियामेंट जैसे दोबारा बैठे वापस से। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा चार्ट है जिसके थ्रू आप अपना सारी चीजें जो है रिवाइज कर लोगे। आप चाहे तो इसी फॉर्म में अपना पूरा रिवाइज कर सकते हो। इसको लिख के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके पास पहला है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स में आती हैं आपकी पीएम, मिनिस्टर, गवर्नर, जज, सीएजी, इन सबको क्या करना, अपॉइंट करना। दूसरा लेजिस्लेटिव पावर्स, जो आपका पार्लियामेंट है उसको बुलाना, डिसॉल्व करना, खत्म करना, प्रोरोग करना, हर चीज, बिल्स को साइन करना, ऑर्डिनेंस को इशू करना, ठीक है। जुडिशियल पावर्स, अपॉइंट करना, जैसे वो भी एक जुडिशरी का ही पार्ट है इसलिए यहाँ पे लिखा है। ग्रांट करना, क्या ग्रांट करना, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, कम्यूटेशन, आर्टिकल 72 में जो बातें लिखी हुई हैं। फाइनेंशियल पावर, बजट को लेकर आना, ठीक है, मनी बिल को वो करना, रिकमेंड, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी पावर, आर्टिकल 352, 356 और लास्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। मिलिट्री पावर्स, सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, डिक्लेयर करते हैं वॉर है या फिर पीस है, ठीक है। तो ये वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करते हैं कि भाई वॉर चल रही है या फिर शांति बनी हुई है, ये डिक्लेयर करना, ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर्स, एम्बेसडर्स को अपॉइंट करते हैं, ट्रीटीज भी साइन करते हैं और इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब इनकी डिप्लोमेटिक पावर्स है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियाज प्रेसिडेंट। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट से पूछना मुझसे, और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस के भी हमें आंसर्स करने हैं, ठीक है। चलिए लेट्स सी, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया। जो पैसा है पब्लिक का, ठीक है, वो अगर खर्चना है तो उसके लिए किसके जो है आपको जरूरत पड़ेगी, किसके साइन की, या कौन आपको कहेगा कि चलो जाओ खर्च लो। मम्मी के पर्स से पैसे लेने हैं तो किसकी जरूरत है, किससे पूछोगे, अपने भाई से, अपने मामा से, चाचा से, किससे? जी मम्मी के पर्स से पैसे लेने हैं तो मम्मी से ही पूछोगे, है ना। तो जिसके भी पैसे हैं तो उससे पूछना पड़ेगा। अब पब्लिक से तो पूछोगे नहीं एक से कि ले लो ले लो ले लो ले लो, ऐसा नहीं, किससे पूछोगे। अभी हमने देखा था मनी बिल, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि मनी बिल जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पे आ सकता है, प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट ही होते हैं जो आपके सारे देश के पैसे को बचा के रखते हैं, सेव करते हैं, या फिर उस ट्रेजरी का अकाउंट रखते हैं कि भाई ये पैसा सैंक्शन करना है या नहीं, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द, प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है उनके ऑफिस से तो कौन रिमूव करेगा, प्राइम मिनिस्टर रिमूव कर देंगे या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमूव करेंगे? उन दोनों का कोई रोल नहीं है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को तो अपॉइंट ही प्रेसिडेंट ने किया, इनको भी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया। लोकसभा या पार्लियामेंट, सिर्फ लोकसभा करेगी क्या उनको रिमूव, अकेली लोकसभा, राज्यसभा को कुछ नहीं, पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये हक किसको है, पार्लियामेंट को है। और कब कर पाएंगे वो ये काम तब कर पाएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करें, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करें प्रेसिडेंट, ठीक है। देन आर्टिकल 78 के बारे में कुछ बात पूछी है, एंड देन हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। बताओ प्रेसिडेंट जो है वो कितनी बार जो है अपनी पोस्ट दोबारा ले सकते हैं। आंसर करोगे आप मुझे इसका कमेंट्स में, इस वाले क्वेश्चन का भी एंड इसका भी, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आप इसको अच्छे से देख लो, क्या पूछा है, 78 आर्टिकल के बारे में कुछ पूछा हुआ है, ठीक है। एलिमिनेशन करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में देना, साथ साथ में ये भी बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या आपको सारी चीज़ समझ में आई है या नहीं आई। क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, क्लास के नोट्स चाहिए, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, किसके लिए, क्लास नोट्स यानी क्लास पीडीएफ्स के लिए, प्लस में प्रैक्टिस शीट्स के लिए, ठीक है। हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस शीट्स भी आपको कहाँ मिलेगी,
टेलीग्राम पर मिलती जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलूंगी अगले सेशन में। उससे पहले मुझे ज़रूर बता के जाना कि क्लास आपको कैसी लगी, हर एक चीज़ आपको समझ में आई है या नहीं, और साथ साथ इन क्वेश्चंस का भी आंसर देके जाना, ठीक है। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम एंड जय हिंद।